दोस्तों लगभग 100 इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो टेक्निकली आपके लिए काफ़ी काम आएंगे। सब जब भी इंटरव्यू में बैठोगे या फील्ड पे जाओगे और प्रैक्टिकली वे से मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे तो आपको हमारी वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे इंटरव्यू क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली कोई नहीं बताएगा। तो आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट क्लियर करूँगा ये 100 के इंटरव्यू क्वेश्चन जो हैं कॉन्क्रीट पे होंगे, काफ़ी चीज़ों पे होंगे और मोस्टली ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछे भी जा सकते हैं और आपने देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन हम इनको बोलेंगे। जिनको फ्रेशर हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है जिनके पास, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, 30 मिनट दो इस वीडियो को, लेकिन काफ़ी चीज़ें सीख के जाओगे। लेकिन उससे पहले एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। प्रैक्टिकल नॉलेज, इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सब कुछ कहाँ मिलेगा? सिविल साइट विजिट पे। बस आपको फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट होता है, उसमें जो सैंपल होता है, एक मैं अगर आप चाहोगे तो वीडियो ले आएंगे पूरे टेस्ट पे। तो उसका जो सैंपल होता है उसको कितने देर तक पानी में सोक करके रखते हैं, तो वो 96 और तक उसको सोक करके रखते हैं। नेक्स्ट है कि जो जब हम स्लम टेस्ट करते हैं, स्लम टेस्ट किसके लिए किया था? कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। जब स्लम टेस्ट किया जाता है तो ESTM क्या कहता है, जहाँ IS कोड क्या कहता है कि आपको कितने सेकंड में वो कोन उठाना होता है। वो हम देखो, उसको फिलिंग का तो तीन लेयर में किया जाता है। उसमें हमारा ट्रू स्लम्प होता है, हमारा कोलैप्स स्लम्प आता है, हमारा शेयर स्लम्प आता है, जीरो स्लम्प आता है। तो उसको हम कितने जल्दी उठाएंगे, तो वो फिलिंग के बाद एकदम से आपको उसको विदिन 5 सेकेंड उठाना होता है। मतलब 7 सेकेंड भी हो सकते हैं, जहाँ आपके 3 सेकेंड, तो इसी के बीच आपको उसको उठाना होता है। जो टैंपिंग रॉड यूज़ की जाती है, हम स्लम कोन के टाइम यूज़ करते हैं या क्यू फिलिंग के टाइम, तो उसकी स्टिक की या टैंपिंग रॉड की क्या लेंथ होती है? वो होती है 600 mm। 24 इंच हो गई या 600 mm हो गई, और 16 mm की वो रॉड रहती है, तो वो यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो टेस्ट कंक्रीट सिलेंडर्स हैं या क्यूब हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो कितने दिन के बाद टेस्टिंग होता है? 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन पे वो टेस्टिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन बट टेम्परेचर रेंज शुड कंक्रीट स्पेसिमेन शुड बी केयर्ड एज STM स्पेसिफिकेशन। जो कंक्रीट के स्पेसिमेन होते हैं, अगर सिलेंडर है, क्यूब है, उनको कितने टेम्परेचर पे आपको टेस्ट करना होता है? तो वो आज जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है या रूम का 25 डिग्री से 27 डिग्री तक अगर आप करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्रेश कंक्रीट साइड पे आता है, उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 32 डिग्री सेल्सियस होगा तो सही है, 35 तक एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो वो कंक्रीट सही नहीं है यूज़ करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मिनिमम कंक्रीट सिलेंडर शुड बी कॉस्ट फॉर ईच सेट टू बी टेस्टेड फॉर कंप्रेशन टेस्ट। तो हर एक सेट में लगा लो 3 से 5 m³ अगर कंक्रीट हो रहा है तो 4 सिलेंडर उसके लिए हम फिलअप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवदार, चीड़, शीशम और पाइन, इन सब में से सबसे हार्ड वुड किसकी होती है? यील्ड हार्ड वुड वो होती है शीशम की। काफ़ी अच्छी वुड रहती है शीशम की, महंगी रहती है। अगला है, जो ऑल ओवर फ्री बोर्ड रहते हैं सेप्टिक टैंक में। फ्री बोर्ड क्या हो गया? वहाँ मतलब जितना टैंक आपका, कोई 3 मीटर टैंक है तो 2600 mm तक वो भरेगा, मतलब 2.5 मीटर बढ़ेगा, 500 mm वो खाली रहेगा। वो जो खाली रहता है उसको फ्री बोर्ड बोलते हैं। और जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें कितना होता है? 300-450 mm आपको फ्री बोर्ड उसमें रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक में जो सीमेंट सैंड प्लास्टर किया जाता है वो प्रोपोर्शन क्या रखते हैं? 1:3 की प्रोपोर्शन रखते हैं, पहले बता चुका हूं मैं। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन किसकी होती है? लाइम और सैंड का जब मोटार बनाया जाता है ब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए, तो 1:2 की हम उसमें रेशो रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेल सीजन टिम्बर जो होता है उसमें कितनी % मॉइस्चर एक्सेप्टेबल होता है? वो होता है 10 से 12%। और एक रिटार्डर यूज किया जाता है किसके लिए? कंक्रीट। मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर कौन सा होता है? वो होता है जिप्सम। ठीक है, ये रिटार्डर, अगर कोई आपको पूछे कि रिटार्डर जो नॉर्मली मिल भी जाता है और कौन से यूज करते हैं, क्योंकि जिप्सम सस्ता होता है तो इसलिए जिप्सम को मोस्टली यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम किस पे डिपेंड होता है? जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है उस पे डिपेंड होता है। अगर वो ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हो जाएगा, कम हुआ तो कम उसका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिटेशन वाटर की कितनी होती है सेल्फ कम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए?
सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट जो हो गया, जो अपना फ्लोएबल हो, उसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी हो, विस्कोसिटी अच्छी हो, तो उसका मिनिमम कम से कम पानी कितना डालना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी आप डाल सकते हो। तो अगर हम बात करें IS कोड 10262 2019 कहता है कि मिनिमम आप 150 mm डालिए और 150 kg पर m³ डालिए, और मैक्सिमम आप कितना डालिए 210 kg पर m³ मैक्सिमम डालिए। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ फाइनेंस प्रेफरेबल फॉर सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है उसमें फाइनेंस कितने प्रेफरेबल होनी चाहिए, कितना फाइन होना चाहिए, क्योंकि नो फाइन पहले नो फाइन कंक्रीट में समझा देता हूँ, फिर आप फाइन समझाओगे। नो फाइन कंक्रीट हो गया जिसमें सैंड और एग्रीगेट नहीं होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे सिंपल कंक्रीट रहेगा। और फाइन सफिशिएंट देखो उसमें कितना होना चाहिए, 0.125 mm से कम होगा। अगर रेंज क्या है 400 kg m³ टू 600 kg m³ है, तो आपका सफिशिएंट अमाउंट कितना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 0.125 mm से। ये हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है साइज कितना रखना होता है फाइंस का सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का। तो वो जैसे मैंने पहले बताया वो कितना होना चाहिए, डिजायरेबल साइज ऑफ फाइन हमारा 125 माइक्रोन बोल सकते हो, या 0.125 mm है तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर हम बात करें जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है उसमें वाटर रिडक्शन कैसे करते हैं, मतलब पहले मैं समझा लेता हूँ आपको। जो पॉलीकार्बोक्सिलेट, इसके पहले ये क्वेश्चन समझ लो फिर वो उस पर चलते हैं। नेम द प्लास्टिसाइजर यूज्ड फॉर सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट जो होता है उसमें कौन सा प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है, वो होता है पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर। एक ऐसा एडमिक्सचर है, ऐसा प्लास्टिसाइजर है जो पानी की मात्रा कम कर देता है किसी भी कंक्रीट में। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में मोस्टली हम करते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, हम इसे बोलते हैं PCE। अभी ये क्वेश्चन अगला पूछ रहा है हाउ मच वाटर, मतलब कितना पानी PCE खत्म कर देता है अगर हम PCE यूज करते हैं। देखो 30% तक वो पानी कम कर देता है अगर हम PCE इसमें सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में यूज करते हैं, तो 30% पानी हमें कम डालना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी हम ज़्यादा डालेंगे सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में तो उसमें सेग्रीगेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है, वो विस्कोसिटी भी हमें सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में बनाई रखनी होती है। तो ये सब चीज़ें देख के हम उसमें एडमिक्सचर जरूर, प्लास्टिसाइजर जरूर करते हैं जो PCE रहता है, पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ली चैटलियर डिवाइस होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो साउंड जो सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट होता है उसके लिए हम ली चैटलियर डिवाइस यूज़ करते हैं। डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बिल्डिंग प्लानिंग कोई भी वर्क करोगे एग्जीक्यूशन में, तो आपको डेंसिटी बेसिक मटेरियल की तो ज़रूर पता होनी चाहिए, नहीं तो हर चीज़ की होती है, लेकिन बेसिक जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनकी डेंसिटी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये इंटरव्यू में मोस्टली पूछी जाती है, और आपके जो JEE के एग्जाम दोगे, किसी का एग्जाम दोगे, उसमें भी काम आएगी। PCE जो होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसकी होती है 2400 kg पर m³। रेनफोर्समेंट कंक्रीट 2500 kg पर m³। प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट 2400 kg पर m³। आइस की 920 kg पर m³। रेड ब्रिक्स की 1920 kg पर m³। फायर ब्रिक्स की 2400 kg पर m³। ब्रिक डस्ट जो सुर्खी होती है, मतलब टोटे बोटे होते हैं छोटे छोटे, उनकी होती है 1010 kg पर m³। RCC के ब्लॉक्स जो होते हैं 2100 kg पर m³। स्टील की होती है 7850 kg पर m³। स्टेनलेस स्टील की होती है 7480 kg पर m³। ऑर्डिनरी सीमेंट की 1440 kg पर m³। RHC की रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 1280 kg पर m³। सैंड की 1540 से 1600 kg पर m³। सैंड अगर गीली है 1760 से 2000 kg पर m³। स्टोन की जो चिप्स आती है एग्रीगेट 1600 से 1920, और स्टोन ब्लास्ट की हमारी रहती है 1720। सीमेंट मोटार की 2080। जिप्सम मोटार की 1200। जिप्सम पाउडर की 1410 से लेकर 1760। लाइम मोटार की हमारी रहती है 1600 से 1840। वाटर की 1000। सेलाइन वाटर की 1025। विटामिन की 1040। अर्थ की 1410 से 1840। ऐसे ऐसे सबकी होती है, ये आप पढ़ भी सकते हो, सामने आप देख रही हो, वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ की अलग अलग होती है। और बेसिकली ये आपको बिल्डिंग में और एग्जीक्यूशन में काफ़ी काम आएगा, और इंटरव्यू में तो काम आएगा ही आएगा। पार्ट 1 इसको हम रखेंगे, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ फ्रेश सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है, क्या होता है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, वो होता है मतलब कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट जो फ्लोएबल हो, मतलब अपने आप को ना उसमें कोई वाइब्रेटर की जरूरत पड़े, ना उसको कंपैक्शन करने की जरूरत पड़े। जहां भी आप डालो, आप फुटिंग में डालो, राफ्ट में डालो, कॉलम में डालो, वो अपने आप कंपैक्ट हो जाए, तो उसे हम सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट बोलेंगे। IS कोड 10262 2019 क्लॉज 7.2 कहता है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट उसे कहेंगे हम जो फ्लोएबिलिटी टेस्ट
कंप्लीट कर जाए। 4 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं जब भी ये होता है साइट पे। पॉसिबल होगा तो मैं प्रैक्टिकल आपके लिए लाऊंगा सिविल साइट विजिट चैनल पे प्रैक्टिकल टेस्ट करके। फिलिंग एबिलिटी उसकी चेक की जाती है, पासिंग एबिलिटी उसकी चेक की जाती है, फिर सेग्रीगेशन रेजिस्टेंट उसकी चेक की जाती है और विस्कोसिटी उसकी चेक की जाती है। ये 4 टेस्ट किए जाते हैं और IS कोड 119 के हिसाब से ये किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिटेशन हाइट कितनी होनी चाहिए। देखो जब भी हम जो कॉलम होता है उसमें कंक्रीटिंग की जाती है तो कितने हाइट से हम कंक्रीट फेंक सकते हैं, मतलब 500 mm रखो। देखो 1.5 मीटर ऐसे पंप से कंक्रीट किया जा रहा है जब बूम प्लेसर से, तो 1.5 मीटर से ज़्यादा से दूर से फेंकेंगे तो सेग्रीगेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो लिमिटेशन कितनी होती है हाइट डिफरेंस की, 500 mm होती है। दो कोर्स एग्रीगेट कौन सा प्रेफरेबल होता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए, तो जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होता है 10 से 12 mm उसमें जो कपची होती है एग्रीगेट होता है वो यूज़ किया जाता है 10 to 12 mm। तो बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया क्या हो गया, इसको क्लियर करो। ये रेरा में बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप खुद का काम भी करोगे या साइड पे काम करोगे, ये काफ़ी काम आएगा। कारपेट एरिया होता है, देखो कारपेट एरिया मतलब उससे ही आइडिया लग रहा है कि जहाँ जहाँ कारपेट हमारा बिछ जाए, एक रूम है आपका कोई या घर है जहाँ जहाँ कारपेट आपका बिछ जाएगा, मतलब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में सुन रहा हूँ, जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके अंदर का डिस्टेंस जो वो एरिया जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया बोलते हैं। और जो बिल्टअप एरिया क्या होता है, वो होता है कारपेट एरिया प्लस जो वॉल हमने छोड़ी थी, अंदर का एरिया लिया था ना, वॉल का एरिया भी आ जाता है उसमें, डक्ट्स जो होते हैं उनका एरिया आ जाता है, और 1/2 मतलब आधा टेरेस आपको उसमें आता है, वो होता है बिल्टअप एरिया। मतलब कारपेट एरिया से 10% ज़्यादा होता है क्या, बिल्टअप एरिया। हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। कारपेट एरिया प्लस 10% वो हो गया हमारा बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया क्या हो गया, जो बिल्टअप एरिया है वो तो है ही, लेकिन जो लिफ्ट का एरिया होता है, कॉरिडोर्स होते हैं, क्लब हाउस है, स्टेयर है, जो भी बाकी एरिया होता है, मतलब सुपर बिल्टअप एरिया सब आ गया। और जो सुपर बिल्टअप एरिया वो होता है 25% ज़्यादा होता है किससे, जो बिल्टअप एरिया होता है। ये बहुत ज़्यादा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था, ये जो SSC JEE का एग्जाम था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। जो प्लेन और रिइंफोर्समेंट कंक्रीट होता है उसमें कौन सा IS कोड यूज किया जाता है, तो वो है IS 456-2000 कोड उसमें यूज किया जाता है। और IS 456 जरूर पढ़ के रखो, काफी काम आता है। जैसे साइट पे जाओगे ये आपको साइड पे जाके बहुत काम आने वाली चीज है। हाउ मच इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मवर्क रिमूवल फॉर कॉलम और बीम। कॉलम और बीम की जो फॉर्मवर्क होती है उसको निकालने का टाइम सही क्या होता है, आप 24 घंटे के बाद कॉलम की निकाल सकते हो और बीम की 14 दिन बाद। क्लियर, बीम और कॉलम का क्लियर कवर। देखो कॉलम के लिए मिनिमम 40 mm आपको कवर यूज़ करना होता है, और जो हमारा बीम है उसके लिए 25 mm कवर आपको यूज़ करना है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन योर होम टाउन। इस समय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रही है, अगर हम एक लमसम लेके चलें, पूरा घर बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस समय चल रही है। एक B क्लास का घर, इसमें 3 टाइप के घर होते हैं, क्लास A, B, C। एक B क्लास का घर जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसकी 1200 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रही है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो उसको 1200 से मल्टीप्लाई, मतलब अप्रॉक्स 12 लाख रुपये आपका, 12 से 15 लाख रुपये आपका क्लास B का घर बनाने में खर्चा आएगा। जो स्टीरअप होती है उसका क्या फंक्शन होता है कॉलम में, जो स्टीरअप्स होती हैं, रिंग जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनका होता है जो भी शेयर फोर्स कॉलम पे आती है उसको काउंटर करने, कॉलम या बीम पे जहाँ भी हम रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं, शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, और जो बार है वो जो सरिया है उसको पोजीशन में रखने के लिए हम किसका काम करते हैं, स्टीरअप का यूज करते हैं। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग हो गया। प्री टेंशनिंग पहले ही एक वर्ड से ही पता चल रहा है, किसी स्ट्रक्चर में पहले ही टेंशन प्रोवाइड करना, और पोस्ट टेंशनिंग जहाँ किसी स्ट्रक्चर में बाद में हम टेंशन प्रोवाइड करते हैं। प्री टेंशनिंग में होता क्या है, उसमें होता है पहले ही जो हमारी केबल्स होती है, टेंडेंट्स उन्हें हम बोलते हैं, टेंडेंट्स, ठीक है। उनको क्या करते हैं, जिस स्ट्रक्चर में कोई बीम हम कास्ट करने जा रहे हैं तो बीम में पहले ही वो टेंडेंट्स को डाल दिया जाता है, उनको टाइट कर दिया जाता है, उनमें टेंशन प्रोवाइड की जाती है, उनको जो केबल्स हैं उसको हार्ड कर दिया जाता है, टेंशन पहले दी जाती है, उसके बाद उसमें कंक्रीट कर दिया जाता है, और बाद जो एक्स्ट्रा टेंडेंट्स होती है उनको काट दिया जाता है। लेकिन जो पोस्ट टेंशनिंग होता है उसमें क्या होता है, पहले सरिया डाल दिया जाता है, मतलब यही टेंडेंट्स, स्टील ही बोलो आप, उससे वो कास्टिंग कर ली जाती है, उसके बाद उसमें टेंशन प्रोवाइड की जाती है, उसे हम पोस्ट टेंशनिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज द रीजन दैट गिव इज सर्कुलर शेप।
कोई भी स्टील है जो वो ऐसे तो स्क्वायर शेप में भी आता है, लेकिन हम मोस्टली जो स्टैंडर्ड हम देखते हैं सर्कुलर शेप में हमारा सरिया आता है। क्यों वो सर्कुलर शेप में ही आता है? देखो, एक सर्कुलर शेप को ऐसा माना जाता है कि जो स्ट्रेस होता है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक सर्कुलर शेप एफिशिएंट मैनर्स में वो करता है थ्रू आउट एरिया पे। अगर हम स्टील बार ट्रायंगुलर या क्वाड्रिल बनाएंगे तो होगा क्या, एजेस जो होंगे वो सबसे पहले फेलियर करेंगे। तभी क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है जो ट्रायंगल शेप का होता है उसे प्रिसाइसली बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके एजेस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस उसमें जाता है। क्वेश्चन है, बट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डेज? 3 दिन के बाद जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी देखने को मिलती है? उसकी मिलती है हमें 14 मेगा पास्कल। तो ओपीसी के कितने ग्रेड आते हैं? 33, 43 और 53 ग्रेड आप देखने को मिलेगा। तो हम सैंड क्यों यूज करते हैं? देखो, बट इज द इफेक्ट ऑन बल्किंग ऑफ सैंड विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। देखो, अगर देखो हर सुबह जो बैचिंग प्लांट होते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से टेक्निकल वे से की जाती है वहाँ पे बैचिंग की जाती है। तो वहाँ चेक किया जाता है कि आज सैंड में कितना मॉइस्चर मिल रहा है, जो नया लोट आया सैंड का उसमें कितना मॉइस्चर मिल रहा है। अगर इंक्रीज होता है मॉइस्चर कंटेंट उसमें, तो बल्किंग ऑफ सैंड जो होती है वो भी इंक्रीज करनी पड़ती है मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बाद उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम मेन कंस्ट्रक्टर ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल एंड अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो देखो, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, इनिशियल हो गया 30 मिनट और फाइनल हो गया 600 मिनट या 10 घंटे। तो इनिशियल जो सेटिंग टाइम होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा केमिकल, कौन सी चीज़ है जो सीमेंट में प्रेजेंट होती है? वो होती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये अगर उसमें प्रेजेंट है तो ये जल्दी, अगर इसकी मात्रा कम है तो देखो, अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कम है तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो वो जल्दी सेट होने लग पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, बट इज द स्टैंडर्ड मोटर मिक्सिंग रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। देखो, आपने सीमेंट की जब टेस्टिंग की जाती है छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं उसके 100 mm बाई 100 mm के, इवन 50 mm बाई 50 mm के। तो उसमें क्या रेशियो रखी जाती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए? तो उसकी 1:3 उसकी रेशियो रखी जाती है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बट इज द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जो, उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है? वो होती है 30%। और IS कोड 4031 पार्ट 4 कहता है वो रेंज किसके बीच होनी चाहिए? 26 to 33% होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर ज़्यादा या कम है वो सही सीमेंट नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, बट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट सैंड फॉर प्लास्टर ऑफ सेप्टिक टैंक। जो सेप्टिक टैंक होता है हमारा, उसकी प्लास्टर अगर हमें करना है तो एक अच्छा सीमेंट, रिच मोटार सीमेंट किसको कहा जाता है? 1:3 होती है, वो मोस्टली यूज़ किया जाता है, तो वो हम उसमें यूज़ करते हैं। तब बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट, जो रिटार्डर यूज़ किए जाते हैं कंक्रीट में, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? तो अगर इनिशियल सेटिंग टाइम आपको ज़्यादा करना है, मतलब ऐसे हमारा कितना होता है 30 मिनट, उसको अगर ज़्यादा करना है, उसको 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, तो उसमें हम रिटार्डर्स डाल देते हैं। और रिटार्डर वो क्या करते हैं, उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देते हैं। अगर बाई चांस क्या होता है, देखो TM हमारा दूर जाना है, कंक्रीटिंग दूर हो रही है या कुछ फॉल्ट आ गया कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा सीमेंट जो है वो कंक्रीट जो है सेट नहीं हो जाए जल्दी, तो उसमें हम रिटार्डर्स डाल देते हैं। तो रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, तो आपका जो लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो उसको हम कहते लगते हैं कम से कम आपकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो भी उसकी विड्थ आप रख रहे हो, आप उसकी विड्थ रख रहे हो 6 फुट, तो आपकी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 12 फुट। अगर आप उसकी लेंथ मैक्सिमम लेंथ कितनी रख सकते हो? 4 गुना विड्थ से। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी हिसाब से उसको डिज़ाइन करना होता है। मिनिमम लेंथ रखनी है 2 इंटू विड्थ, मैक्सिमम लेंथ रखनी है 4 इंटू विड्थ। बट इज द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन एग्रीगेट। क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है बिल्डिंग स्टोन एग्रीगेट की? वो होती है, IS कोड कहता है 100 मेगा पास्कल। वट काज द डिजीजेज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर। क्या काजेज होते हैं ड्राई रॉट जो टिम्बर में होता है? इसमें मैं अलग वीडियो लाऊंगा कि टिम्बर का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट SSC में बहुत आता है। लैक ऑफ वेंटिलेशन कॉज ड्राई रॉट इन टिम्बर। अगर किसी स्टोर में आपने जो टिम्बर रखे हैं सूखने के लिए, उनकी सीजनिंग हो रही है, तो उसमें अगर वेंटिलेशन अच्छे से नहीं है, उसमें ड्राई रॉट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
What is the percentage of moisture content in a well seasoned timber? कोई भी एक टिम्बर है, किसी भी चीज़ की लकड़ी है, उसको सीजनिंग हो चुकी है, उसको सुखा दिया गया, 1 साल रखा, 2 साल, तो उसमें परसेंटेज कितनी रख सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट की, कितनी अच्छी होनी चाहिए? 10 से 12% उसमें है तो वो ठीक है। बट इज़ द एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट क्लास टिम्बर, उसकी एवरेज लाइफ कितनी होती है फर्स्ट क्लास टिम्बर की? 10 साल। 10 साल से मतलब ज़्यादा ही होती है। बट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 20%। 20% से ज़्यादा अगर वो करती है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है, सेकंड या थर्ड क्लास ब्रिक होगी। बट फील्ड आर टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी चेक ऑफ सीमेंट। मेन चीज़ होती है उसका कलर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर देख लेना है, ग्रेइश कलर होगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और सीमेंट ग्रे कलर का होना चाहिए और लाइट ग्रीनिश उसकी शेड होनी चाहिए, तो वो सही है। जब आपको 2 फिंगर में उस सीमेंट को लोगे, उसको रब करोगे, बिल्कुल स्मूथ लगना चाहिए, कोई उसमें लगना नहीं चाहिए कि कुछ है इसमें। अगला, अगर आप हाथ इंसर्ट करते हो, एक सीमेंट का बैग खोला, उसमें हाथ इंसर्ट किया, वो ठंडा लगना चाहिए, गर्म नहीं। अगर गर्म लग रहा है मतलब उसकी हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो गई है, मॉइस्चर लग चुका है, पानी लग चुका है सीमेंट को, वो खराब होने वाला है। और एक पिंच लेनी है सीमेंट की, मतलब हाथ में 2 उंगलियों में एक सीमेंट पकड़ना है, उसको पानी में फेंकना है। वो एकदम से अगर डूब गया तो मतलब उसका हाइड्रेशन स्टार्ट हो गया, वो थोड़ा तैरना चाहिए, तो वो लम्प फ्री है, एक अच्छा सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, बट टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कितनी टाइप की फाउंडेशन यूज्ड होती है? आजकल बहुत है, लेकिन मेनली जो हम नाम लेते हैं वो होती है शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन कौन सी हो गई? शैलो फाउंडेशन होती है शैलो फाउंडेशन होती है स्प्रेड फुटिंग हो गई, कंबाइंड फुटिंग होगी, स्ट्रैप, कैंटिलीवर या मैट और राफ्ट फुटिंग, उनको हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। और जो डीप फाउंडेशन होती हैं उन्हें बोलते हैं पाइल फुटिंग हो गई, पायर फुटिंग हो गई, कैजन्स हो गए, वेल फाउंडेशन हो गई, ये सबको हम बोलते हैं क्या? डीप फाउंडेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में। कितने टाइप के सीमेंट होते हैं? ऐसे तो काफ़ी टाइप के सीमेंट होते हैं, जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो कौन सा होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी, आपने सुना ही होगा, 33 ग्रेड उसका आता है, 43 ग्रेड आता है, 53 ग्रेड आता है। फिर हम वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, WPPC, और PPC, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट प्लास्टर के लिए और ब्रिक वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ आपको क्रैक्स नहीं चाहिए ना, वहाँ PPC आप यूज़ कर सकते हो। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, कलर पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगले क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये प्रैक्टिकली बहुत काम आएंगे आपको, जब आप ऑफिस वर्क करने जाओगे वहाँ काम आने वाले हैं, मोस्टली बिल्डिंग में काफ़ी काम आएंगे आपको। सबसे पहला है जो गोला मारा जाता है। गोला आपको पता है क्या होता है? देखो, कई जगह जब छत की कंक्रीटिंग हो जाती है तो सरफेस को फिनिशिंग के लिए हम सीमेंट यूज़ करते हैं, मतलब एक पानी में मिक्सचर मिक्स करते हैं, उसको फैलते हैं, उसके ऊपर रफिंग करते हैं। जहाँ जहाँ ब्रूम फिनिशिंग चाहिए तो बिल्कुल चिकना, वहाँ पे सीमेंट का पेस्ट मारा जाता है। तो वो बिलिंग में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो आपको पता नहीं चल रहा है। जो क्लाइंट कहेगा मेरे को नहीं पता कितना यूज़ किया, तो अगर वहाँ आपको उसको करना है काउंटर, तो वहाँ होता है कि हर एक स्क्वायर मीटर के लिए, मतलब पर स्क्वायर मीटर 4.4 kg, मतलब 4.4 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम उसको काउंट करते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, और ये बिलिंग में ले सकते हो आप। अगला, रिकंसिलेशन होती है, स्टील यूज़ होता है। देखो, क्लाइंट सरिया दे देता है और फिर हम यूज़ करने लग पड़ते हैं, कोई भी यूज़ करता है, तो फिर वो बोल सकते हैं कि सर बहुत वेस्टेज होगी, या 10-15% तो वेस्टेज निकली, ये हो गया वो हो गया। लेकिन नहीं, CPWD जो कहता है वो वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए, कंजप्शन प्रॉपर हो, तो वो कहता है 2 से 3% अगर वेस्टेज कोई शो करता है तो वो सही है। अगर 2 से 3% वेस्टेज ज़्यादा होती है वो काउंट नहीं होती, वो आपका पैसा कटेगा या वो काउंट होगा। तो 2 से 3% वेस्टेज गिनी जाएगी, बाकी नहीं गिनी जाती है। अगर जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है स्टील BVS का, उसका किस में होता है? रनिंग मीटर में। और जो स्कर्टिंग होती है, स्कर्टिंग को कैसे मेजरमेंट किया जाता है? IS कोड जो 1200 पार्ट 11 कहता है, वो भी रनिंग मीटर में होती है। और जो क्राइटेरिया होता है प्लास्टर को क्लेम करने के लिए, अगर 10 मीटर से अबव हो जाए तो उसको हम क्लेम कर सकते हैं। IS कोड 1200 पार्ट 12 CPW ये भी कहता है। अगर जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है हुक की, स्टीरअप की, वो कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू IS कोड 2502 1987 स्टैंडर्ड साइज होता है 24D के हिसाब से। अगर 24D से ज़्यादा हो रही है तो वो नहीं लेगी। जो 135 डिग्री वाली हुक होती है उसकी बात हो रही है। और
वेस्टेज देखो, मैंने ऊपर बताया 2 से 3% वेस्टेज होनी चाहिए। और मिनिमम लेंथ कितनी होगी? अगर 1 मीटर का सरिया है वो वेस्टेज में नहीं गिना जाएगा, उससे जो कम होंगे वो वेस्टेज में गिना जाएगा। 1 मीटर वाला क्लाइंट को दे सकते हो या वापस जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्राइटेरिया ऑफ डिडक्शन इन फ्लोरिंग मेजरमेंट। देखो जो डिडक्शन की जाती है फ्लोरिंग वर्क में, ठीक है, कहीं कट आउट है कुछ है, तो अगर 0.2 स्क्वायर मीटर है अगर, तो उससे कम जो होगा वो डिडक्शन में नहीं आता है, ये हमेशा याद रखना। अगर 0.2 स्क्वायर मीटर से बड़ा है तो वो डिडक्शन में आ जाएगा, लेकिन इससे कम है वो डिडक्शन में, वो फ्लोरिंग में गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बाइंडिंग वायर यूज करते हैं हम, बाइंडिंग स्टील को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग वायर यूज की जाती है, तो वो कितनी होती है? वो 1% होती है। मतलब अगर हम पकड़ एवरेज लमसम पकड़ के चलें, 1 टन पे 8 से 10 kg बाइंडिंग वायर यूज की जाती है, ये भी याद रखना। अगला जो सीमेंट कंजम्पशन की जाती है, 12 mm थिक प्लास्टर है, 1:4 अगर मोटार यूज़ की जा रही है तो उसकी कंजम्पशन कितनी गिनी जाती है? 5.47 kg स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और CPWD के नॉर्म्स में। और CPWD के नॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो CPWD के नॉर्म्स पढ़ो, वो बहुत ज़्यादा है। IS कोड पढ़ो, वो भी बहुत अच्छा है। जो अलग अलग वेस्टेज होती है कोर्स एग्रीगेट की या फाइन एग्रीगेट की, वो कितनी 5% से 5% वेस्टेज गिन सकते हैं, उससे ज़्यादा वेस्टेज वो नहीं गिनी जाती। और जो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया जाता है, ATT किया जाता है, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? वो स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट उसकी होती है। अगला बट इज गिंटिंग। गिंटिंग क्या होती है? गिंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक मिक्सचर बनाया जाता है सीमेंट और सैंड का, 1:3 का उसको रेशियो रखी जाती है, उसको कंक्रीट सरफेस पे मारा जाता है गन की हेल्प से। मतलब प्रेशर होता है 2 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है। जैसे आपने शॉर्टक्रीट के बारे में सुना होगा, शॉर्टक्रीट किया जाता है, तो वैसे ही वो प्रोसेस रहता है, लेकिन शॉर्टक्रीट में एग्रीगेट होता है, छोटा स्मॉल एग्रीगेट। इसमें सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन होता है। और जहाँ हनीकॉम्ब होता है, कंक्रीट की सरफेस को रिपेयरिंग करनी है, तो वहाँ ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा माना जाता है। और सैंड का मोटार में क्या फंक्शन है? सैंड का काफ़ी ज़्यादा मोटार में फंक्शन है। अगर हम सिंपल कभी आप देखना, सीमेंट का पेस्ट बना दोगे या सीमेंट का मोटार बना दोगे, तो उसमें उसकी टेंशन में भी वीक हो जाएगा वो टेंसाइल कंप्रेशन में भी। अगर हम उसमें ये सैंड यूज़ करते हैं तो हमारे क्रैक्स के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। शिंकेज क्रैक्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो मोटार सैंड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक कोर स्ट्रेंथ देता है वो स्ट्रक्चर को, तो इसलिए सैंड डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बट आर द वेरियस टेस्ट फॉर चेकिंग ब्रिक क्वालिटी। ब्रिक की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, क्या क्या टेस्ट होते हैं? तो एब्सॉर्प्शन टेस्ट हो गया, हार्डनेस टेस्ट हो गया, शेप, क्रशिंग टेस्ट। इसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझो। ये मैं सिविल साइट विजिट चैनल पे एक वीडियो बनाई है, उसमें देख के देख सकते हो। क्या करते हैं, एक ब्रिक लेते हैं, उसको डिप करके रखते हैं 16 घंटे के लिए पानी में, फिर उसके बाद उसका वेट करते हैं। 20% से ज़्यादा अगर उसने पानी सोखा है तो वो अच्छी ब्रिक नहीं है। और उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। काफ़ी टेस्ट होते हैं, 1 मीटर दूर से फेंका जाता है, अगर टूट गई तो ख़राब है, ये वहाँ पर से देखोगे अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेरा। रेरा क्या है? ये रेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल इस्टेट के हम बात करें, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में ये बना था। ये काफ़ी हेल्प करता है किसके लिए? जो क्लाइंट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल बना के रखता है। मतलब कौन सी लैंड कैसे लेनी है, ये अगर बाई चांस लैंड कॉन्ट्रैक्टर ने कोई धोखाधड़ी की तो वो रेरा हेल्प करता है उसमें। दोनों को कंज्यूमर होता है या बायर होता है, उनके इंटरेस्ट को संभाल के रखता है। एक प्रॉपर एक एक्ट बनाया गया, इसके एक धोखाधड़ी काफ़ी कम हो गई रेरा की वजह से। वाइड रेशो क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसे हम वाइड रेशो बोलते हैं। कैंटिलीवर बीम होता है, उसका टेंशन जोन कहाँ होता है, कंप्रेशन जोन कहाँ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, जब स्टीरअप प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारे हुक होता है वो हमारा किस साइड होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए कंप्रेशन जोन की तरफ। तो जो कैंटिलीवर बीम होता है उसका टेंशन जोन होता है जो न्यूट्रल एक्सिस है ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होता है, और जो उसका कंप्रेशन जोन वो नीचे होता है। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा कंप्रेशन जोन कहाँ होता है? ऊपर, और टेंशन जोन कहाँ होता है? नीचे। तो दोनों में उल्टा होता है, और स्टीरअप भी उसी हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। ये प्रैक्टिकली फील्ड पे भी काम आता है। एक अच्छे सिविल इंजीनियर की यही निशानी है कि दोनों में वो चीज़ें समझ के प्रोवाइड करे स्टीरअप, और इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आएगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज लीस्ट कवर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स। जो डिफरेंट आरसीसी मेंबर हैं उनमें लीस्ट कवर कितना प्रोवाइड किया जाता है? कम से कम फुटिंग में
50 mm से कम नहीं, और कॉलम में 40 mm, बीम में 25 mm और स्लैब में 20 mm प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो ग्रेड होते हैं वो कौन से होते हैं। आईएस कोड जो 456, और मैं हर एक सिविल इंजीनियर को जरूर कहता हूं, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या अच्छा नॉलेज चाहते हो साइड पे, तो जो आईएस कोड है वो पढ़ो अच्छे से। और अगर आप कमेंट करोगे नेक्स्ट वीडियोस आईएस कोड पे ही लाऊंगा मैं, आईएस 456 पे। तो आईएस कोड 456 2000 कहता है जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है ग्रेड है वो है M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95 और M100। M हो गया मिक्स, और 65 उसकी होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये मिक्स डिजाइन है पूरा। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग। जो बिल्डिंग्स हैं उनमें कॉलम का क्या फंक्शन रहता है। तो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है जो सपोर्ट क्या करता है, जो भी स्ट्रक्चर, देखो स्लैब है, स्लैब का लोड बीम पे, बीम का कॉलम पे, और ऊपर के स्टोरी के कॉलम का नीचे वाले कॉलम, वो कॉलम नीचे ट्रांसफर करते हैं यहाँ फुटिंग में। तो वो लोड ट्रांसफर का काम करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मेंबर है हमारा कॉलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट रेशियो होती हैं जो कंक्रीट मिक्स हैं, नॉमिनल मिक्स हो गए या डिजाइन मिक्स। M10 का होता है 136, 1 हो गया हमारा सीमेंट, 3 हो गया सैंड और 6 हो गया एग्रीगेट। क्लियर। और M15 का 124, M20 का 1.123, M25 का 112 और M30 का 111 हमारा रहता है। और M30 M25 डिजाइन मिक्स में आते हैं मोस्टली। बट डू यू मीन माई हनीकॉम इन कंक्रीट। हनीकॉम क्या होता है, देखो इसको देसी लेवल लैंग्वेज में गंजा भी बोला जाता है। क्या होता है, बॉइड्स रह जाते हैं, एयर पॉकेट्स रह जाते हैं कंक्रीट में। वो किस वजह से होता है, जब हम कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो सेग्रीगेट मटेरियल या प्रॉपर से कंपैक्शन या वाइब्रेशन आपने नहीं की तो उसमें बॉइड्स रह जाते हैं, तो उसे हम हनीकॉम बोलते हैं। तो व्हाई शुड पंपिंग नॉट बी यूज्ड इन कंक्रीटिंग वर्क। देखो पंपिंग क्यों पहले पॉसिबल नहीं हो पाती थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। देखो पंपिंग के दौरान क्या होता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर से कंक्रीट को जहाँ कास्टिंग करना है वहाँ पाइप के थ्रू भेजा जाता है पंप की हेल्प से। तो उसी दौरान होता क्या है, जो पाइप होती है उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होती है, क्योंकि एग्रीगेट सब मटेरियल जा रहा है, उसमें सिर्फ जो पंपेबल चीज़ क्या पानी है, तो बाकी चीज़ें फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो भी पंपेबल कंक्रीट होता है, पंप के द्वारा कंक्रीट किए जाने वाला है, उसमें सीमेंट की रेशियो भी ज़्यादा बढ़ाई जाती है, सीमेंट 10% ज़्यादा रखा जाता है। बाकी एग्रीगेट अगर अच्छे साइज का अच्छी ग्रेडिंग करके डाला जाए तो ईजिली आप कंक्रीट पंपिंग से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ कंक्रीट क्यूब सैंपल टेकन फॉर 6 क्यूबिक मीटर। अगर 6 से 15 एम क्यूब कंक्रीट है तो कितने सैंपल हमें देने होते हैं। देखो 7 दिन पे हमारे 3 सैंपल चेक होते हैं और 28 दिन पे दोनों पे चेक किया जाता है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक की जाती है कि जिस ग्रेड का कंक्रीट बन रहा है उतनी स्ट्रेंथ वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, तो हमें 2 सेट उसके करने होते हैं। डज वाटर डैमेज कंक्रीट, क्या पानी कंक्रीट को डैमेज करता है। देखो जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, प्लेन जिसमें रेनफोर्समेंट नहीं है, उसको पानी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जहां आरसीसी हुई है, अगर आरसीसी के अंदर पानी घुस जाए तो जो सरिया हमारा होता है उसमें क्रोड लग जाती है, डिटोरेशन स्टार्ट हो जाती है और जो स्टील है वो सड़ जाता है अंदर और वो इफेक्ट कर सकता है कंक्रीट को। तो जो आइडियल सीमेंट मिक्स होता है उसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो इनिशियल आइडियल होता है 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल उसका होता है 10 आवर या से 600 मिनट उसको बोल लीजिए। और मैसनरी के लिए सीमेंट 90 मिनट उसका इनिशियल रखिए और जो फाइनल उसका 24 आवर का उसका रहता है। एंकरेज लेंथ क्या होती है कोई पूछे आपको, तो आईएस कोड 13920/2016 कहता है एंकरेज लेंथ जो होती है वो इक्वल किसकी होती है, डेवलपमेंट लेंथ के प्लस 10 dB। 10 dB क्या हो गया, मतलब पहले तो समझ लो डेवलपमेंट लेंथ हमारी मोस्टली 50D 60D 45D ये रहती है, लेकिन जो हमारी एंकरेज लेंथ होती है वो होती है डेवलपमेंट लेंथ, मतलब 50D प्लस 10 dB। 10 dB क्या हो गया, 10 जो भी डाया का बार यूज कर रहे हो वो। बट आर द कॉमन मेथड ऑफ क्यूरिंग द कंक्रीट, कौन से कॉमन मेथड है जिनसे क्यूरिंग की जाती है। एक स्प्रेइंग होता है, पानी फुहारा मारा पाइप से। दूसरा वेट कवरिंग, मतलब वेट हैजन गिले बोरियां कपड़े करके उसको बिछाया जाता है। फिर पॉन्डिंग, मतलब पूरी ऐसे आपने देखा होगा छत पे रेते से बनाई जाती है, सैंड से बीच में पानी भर दिया जाता है। फिर केमिकल क्यूरिंग की जाती है, कैल्शियम लगाया जाता है। फिर स्टीम क्यूरिंग होती है, ये प्रोसेस रहता है। बाकी ये आप सामने जो वीडियो देख रहे हो ये आपको हमारे चैनल सिविल साइट विजिट पे मिल जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे मिल जाता है आपको।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेट ऑफ स्टील। वेट ऑफ स्टील हमें अगर निकालना हो उसका फार्मूला क्या रहता है, उसका फार्मूला रहता है डी स्क्वायर एल डिवाइड बाई 162। ये बेसिक है, ये मोस्टली मैं हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। डी हो गया हमारा जो भी डाया का 10 डाया का है 10 का स्क्वायर इंटू लेंथ जितनी 1 मीटर का 2 मीटर का या 12 मीटर का, डी स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू 12 मीटर की लेंथ हम ले रहे हैं डिवाइड बाई 162, तो उसकी हमें वेट मिल जाएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट टीएमटी। टीएमटी क्या होता है, टीएमटी बार आता है, स्टील आता है हमारा थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, मतलब इसका एक बनाने का प्रोसेस है, उसी पे इसको नाम दिया गया है टीएमटी बार। और ये मोस्टली अभी कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा रहा है क्योंकि इसकी हाई स्ट्रेंथ है और हाई क्रोजन रेजिस्टेंस है, मतलब क्रोजन जल्दी नहीं लगती है और नॉर्मल स्टील्स के अकॉर्डिंग। बट इज द स्टैंडर्ड डायमीटर ट्रेमी पाइप। ट्रेमी पाइप कौन सी हो गई, जो उसका स्टैंडर्ड उसका डाया कितना होता है 200 mm से कम नहीं होती है, मतलब जो जैसे मैंने पंपेबल की बात की जहाँ बूम प्लेसर, तो उसमें जो पाइप्स यूज की जाती हैं 200 mm उसका डाया रहता है और वो अच्छे से वैक्यूम उसमें प्रोग्रेड हो सकता है। अगला क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, अच्छे से क्लियर आपको करूंगा। अभी आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो बाकी जो 15 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस।